तो चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, लहर और तेज हो गई है। तो देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, स्थितियां खराब होती हुई नजर आ रही हैं। देश में अगर पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो 3,79,257 नए मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 3,645 मरीजों की मौत हुई है। तो मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,69,507 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। इसके अलावा अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात कर ले तो एक्टिव मरीजों की संख्या 30 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात कर ले तो 30,84,814 हो गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, स्थितियां खराब हो रही हैं। एक तो 3,80,000 लगभग आज मामले सामने आए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 30 लाख के पार जा चुकी है। अविनाश, जो आंकड़े आप बता रहे हैं वो आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं, और वो भी उस परिस्थिति में है जब सरकार कह रही है कि हम हर तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। तब ये आंकड़े 3,80,000 के आसपास बताए जा रहे हैं, लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं। अगर इससे थोड़ा सा इधर अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन आप मानिए कि 4 लाख के आसपास आंकड़े हैं। और उसके बाद इन पूरी परिस्थिति को देखते हुए सरकार लाख प्रयास कर रही है, लेकिन कोरोना के रफ्तार को रोकने में विफल है। आप जानिए कि आज बंगाल में आखिरी चरण का चुनाव है, उसके बाद 2 को काउंटिंग है। काउंटिंग के बाद जो आंकड़ा निकल कर आएगा वो आप कल्पना नहीं कर सकते। वो और भी भयावह आंकड़ा आने वाला है। उसके बाद जो 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, हालांकि 4 स्टेट में चुनाव खत्म हो चुके हैं और लास्ट आज अंतिम फेज का चुनाव बंगाल में है। इसके बाद जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, जो वहां के लोग, स्थानीय और पत्रकार लोग बता रहे हैं कि आंकड़ा काफी भयावह आने वाला है। और ये आप मानिए कि कल शाम होते होते ये आंकड़ा तकरीबन 4 लाख के आसपास सरकारी आंकड़ा होगा। लेकिन इस पूरी स्थिति और परिस्थिति को देखने के बाद जिस तरह से सरकार ने अपनी व्यवस्था की जो बात की है, हालांकि कई बाहर दूसरे देश वालों ने भी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है, लेकिन अब जो हम लोग चाह रहे हैं कि यथाशीघ्र इस पर काबू पा लिया जाए, वो फिलहाल नजदीक नहीं है। इतना आसान नहीं है साहब, क्योंकि जो तैयारी करनी थी हम लोगों ने तैयारी वो नहीं की। अब एक और चिंता का विषय इसमें और भी है, जो विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि 15 मई के बाद जो लहर आने वाली है, जो रफ्तार बढ़ेगा, वो बहुत ही खतरनाक होगा अविनाश। तो अगर हम ये पूरे मई के दौरान अगर हम अपने आप को स्टेबल कर लें, और इस बीच में बहुत तेज गति से जो सरकार ने कहा है कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए फंड दिए हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन जो छोटे मोटे प्लांट लग रहे हैं वो हर हॉस्पिटल या सदर अस्पताल के आसपास लगाए जाएंगे, उसी कैंपस में लगाए जाएंगे। लेकिन इसको लगाने में भी तकरीबन आप मान लीजिए कि 20 से 25 दिन का वक्त लगेगा। तो ये 20 से 25 दिन के वक्त में हमें अपने आप को सावधान रखना होगा। बिल्कुल, मतलब सरकार ने ये किया है राजेश कि जब प्यास लगी है तो कुआं खोदा जा रहा है। इससे पहले कुआं खोदने की तैयारी नहीं की गई थी। अर्थात साफ तौर पर मेरा यह कहना है कि सरकार ने तैयारियां नहीं की। सरकार को यह पता था कि दूसरी लहर आने वाली है, या सरकार को ऐसी जानकारियां दूसरे जो देश हैं उससे मिल रही थी, लेकिन फिर भी तैयारियां नहीं की गई। और अब तैयारियां की जा रही हैं जब स्थिति बेहद खराब हो गई है और एक दिन में मिलने जो नए मरीज मिल रहे हैं उनकी संख्या अब लगभग तो 4 लाख पहुंची गई है ना राजेश। मतलब 3,79,000 जब मरीज मिल रहे हैं तो ये लगभग 4 लाख के बराबर ही है। और जो रिसर्चर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि मई के पहले और दूसरे सप्ताह में स्थितियां और खराब होंगी। तो क्या लगता है आपको कि स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने का ये जो प्लान है, ये कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर उतर पाएगा? लोग अपने आप को बचा भी पाएंगे या स्थितियां और खराब हो जाएंगी? देखिए, जो सरकार अपने तरीके से जो दावा, जो आपने बहुत अच्छी बात कही है आपने, कि सरकार ने जो सीख लेनी चाहिए थी पहले फेज से, वो सीख नहीं ली है। यही वजह है कि आज ये स्थिति देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट अगर मानी जाए और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ हैं, जो आज की तारीख में कह रहे हैं कि हालात जिस तरह से खराब हो रहे हैं, तो अगर यही स्थिति बनी रही और 15 मई के बाद की जो बात की जा रही है, अगर ये हालात बने रहें तो हिंदुस्तान में तकरीबन प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा मरीज मिलेंगे। 10,000 से एक स्टेट में ज्यादा मरीज मिलेंगे। वैसे में हालात काफी बेकाबू हो जाएगा। अब इस पूरे स्थिति को देखते हुए जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिल रहा है, भारत सरकार इसको किस लेवल पे तैयारी कर रही है, ये प्रश्न है।
इसके अलावे अगर बात कर ली जाए तो ये पूरी तरह से चिंता का विषय है कि हमने पहले फेज से कोई सीख नहीं लिया। यही वजह है कि आज हालात इतने खराब हुए हैं। और इस हालात को अगर देखा जाए तो ये कोई अचानक नहीं हुआ। आप जरा कल्पना कीजिए कि इतने बड़ी जनसंख्या वाला देश है और वहां पर इस तरह के हालात बन रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा मौत अभी तक हो चुकी है अविनाश। 2 लाख से ऊपर ही है, तकरीबन 2 लाख मैं कह रहा हूँ, 2 लाख से ऊपर अभी मौत सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि इन 1 सालों में 2 साल से हम अधिक मौत हो चुकी है। और ये आंकड़ा इसी तरह से अगर बढ़ता रहा तो ये भारत सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा। ग्रामीण स्तर पे जिस तरह से कोरोना अपना पांव पसार रहा है, गांव-गांव तक जिस तरह से लोग प्रभावित हो रहे हैं। पहले फेज में गांव उतना प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जिस तरह से गांव भी प्रभावित हुआ है और गांव की जो व्यवस्था है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो अनुमंडल और जिला स्तर के जो अस्पताल हैं, वहां पर व्यवस्थाएं नदारद हैं। वैसे में आप मानिए कि और भी तस्वीर खराब उभर कर सामने आएगी। लेकिन अगर आम पब्लिक अगर इस पर चाहे कि आम पब्लिक थोड़ी सी भी अगर जागरूकता दिखाए और अपने आप को स्वतः लॉकडाउन करे, अपने आप को स्वतः अपने आप पर नियंत्रण करे, तो शायद ये तस्वीर बदल जाएगी, तब स्थिति ठीक हो जाएगी। ये 15-20 दिन का जो फासला है, हमारे पास जो वक्त है, इस बीच में अगर हम अपने आप को सुधार लिए, हम अपने आप को रोक लिए, तो शायद हम तीसरे फेज में नहीं पहुंच पाएंगे। कोरोना का जो चेन है हम तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। अन्यथा अगर सरकार जिस तरह से विफल रही है, जरूरत है कि आम पब्लिक भी अब इस मामले को समझे और अपनी गंभीरता और अपनी जवाबदेही को समझते हुए अपने आप को स्वतः लॉकडाउन की स्थिति में ले जाए, तब जाकर स्थिति कंट्रोल में होगी। राजेश, आप कह रहे हैं स्वतः लॉकडाउन लगाए लोग तब कहीं स्थिति कंट्रोल होगी, लेकिन अगर पिछले साल की बात कर लें तो स्थितियां इतनी खराब नहीं हुई थी। कोरोना के कुछ ही मरीज मिले थे देश में और देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। इस बार क्यों नहीं लगाया जा रहा है? इस बार अगर आंकड़े 3 लाख 4 लाख तक पहुंच गए हैं तब भी नहीं लगाया जा रहा है। पिछले साल मौत का आंकड़ा भी बेहद कम था और इस बार तो अब आंकड़े लगभग 4000 प्रतिदिन पहुंचने वाले हैं। 3600 कुछ मरीजों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है राजेश, तब भी लॉकडाउन नहीं। स्थितियां अगर इतनी खराब हो रही हैं फिर भी लॉकडाउन नहीं लगा रही है सरकार, आखिर इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? क्या इस पर कुछ आप बता सकते हैं? स्थितियां कैसे कंट्रोल होंगी? ये तो सरकार कह रही है कि स्वतः लॉकडाउन लगा लीजिए। बिहार में ही अगर देख लिया जाए, इतनी स्थिति 2020 में खराब नहीं थी जो 2021 में खराब है, लेकिन फिर भी सख्ती बरती गई है। डॉक्टरों की बहाली करने की बात कही जा रही है, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। इसके पीछे की क्या मंशा हो सकती है? दरअसल ये पहले फेज में इन लोगों ने उठपटांग, जिसको नहीं कहते हैं, उठपटांग फैसला लेना, बिना समझे, बिना ग्राउंड लेवल पर उस पर विचार किए हुए, मंथन किए हुए, किसी भी स्वास्थ्य महकमे के विशेषज्ञ से बिना बात किए हुए राजनीतिक रूप से इन्होंने फैसला लिया, चाहे केंद्र की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो। नतीजा ये हुआ कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। और लॉकडाउन का मतलब यही है कि अगर आप लॉकडाउन लगा रहे हैं 10 दिन, 3-3 महीने, आप 4-4 महीने लॉकडाउन लगाते हैं, तो इसके पीछे का मकसद यही होता है सरकार का, और एक अच्छी सरकार का यही मकसद होना भी चाहिए कि आप इस बीच में अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ कर लें, परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ कर लें, अपने इकोनॉमिकल स्थिति को, जो अनावश्यक इधर उधर जो खर्च हो रहा है उसका जो फंड है आप हेल्थ की ओर मूव कर। लेकिन उस दौरान ये 3 महीने क्या कहें, आप पूरे 1 साल के बीच में सरकार ने, न केंद्र की सरकार हो या न राज्य की सरकार हो, किसी ने कुछ नहीं सीखा, कोई सबक नहीं लिया, कोई तैयारी नहीं की, न स्वास्थ्य के सेक्टर में, न परिवहन के सेक्टर में, न अन्य सेक्टर में, कहीं कोई तैयारी नहीं की। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये अभी लॉकडाउन लगाएंगे तो यही पब्लिक इनसे पूछेगी कि साहब 1 साल तक तकरीबन आपने लॉकडाउन में पूरे देश को रखा, तो आपने क्या तैयारी की? तो अब इन्हें डर है कि अगर हम लॉकडाउन लगाएंगे और इसकी घोषणा करेंगे तो जन विद्रोह हो सकता है, लोग नाराज हो सकते हैं। आप इसी बंगाल में आप चुनाव कराते हैं 8 फेज में रैलियां, आज के अखबारों में जो खबर है आपको बताएंगे, आप जान के आश्चर्य करेंगे साहब कि ये जो अभी नगर निगम का चुनाव हो रहा है हैदराबाद के इलाके में, तेलंगाना में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लाखों की संख्या में रैली निकाल रहे हैं, लाखों की संख्या में भीड़ है। वहीं टीआरएस जो तेलंगाना में रूलिंग पार्टी है, वहां के जो मिनिस्टर हैं, वहां के विधायक हैं, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग रैली निकाल रहे हैं।
प्रश्न ये उठता है कि अब ये मतलब किस सिर्फ मुंह अपनी से जनता पृष्ठभूमि, को कहे? बिल्कुल बिल्कुल राजेश, सिर्फ अपनी पृष्ठभूमि बचाने के लिए नेता काम कर रहे हैं। जहां जरूरत नहीं है, जहां सिर्फ पृष्ठभूमि बचाने की बात है, वहां तो रैलियां की जा रही हैं, लेकिन जहां जरूरत है वहां से जनप्रतिनिधि गायब हैं। कोई जनप्रतिनिधि किसी भी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाता हुआ नजर आ रहा है। कोई जनप्रतिनिधि ना उन मरीजों के सूद लेने को तैयार है। हाँ, पटना में कल कुछ तस्वीरें नजर आई थी राजेश, जहां वीआईपी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मरीजों के जो परिजन हैं उनके लिए खाना लेकर गए थे, लेकिन वहां पर भी उस खाने के पैकेट पर वीआईपी पार्टी का प्रचार किया जा रहा था, पोस्टर लगा दिए गए थे। अब इसको क्या कहिएगा? ये तो राजनीतिक है ना, ये पूरी तरह से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें, ये मौत पर भी, लाश पर भी ये सियासत कर रहे हैं ये लोग। सच्चाई एक बड़े कड़े शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। शब्द ये है कि आज पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने मुर्दा घर में तब्दील कर दिया है साहब। इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में मौतें नहीं हुई। एक भोपाल त्रासदी हुआ था, उस वक्त पूरा भोपाल शहर कांप गया था, बड़ी संख्या में एक साथ लाशें निकली थी। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में आप कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां स्मशान घाट फुल नहीं है। तो आप जरा कल्पना कीजिए, इस पूरे स्थिति को देखने के बाद आप क्या कहेंगे कि इन लोगों की विफलता, इन लोगों की अति महत्वाकांक्षा, इन लोगों का अति आत्मविश्वास ने पूरे देश को आज मुर्दा घर में तब्दील कर दिया है। बिहार के हालात वही हैं, दिल्ली के हालात हैं, महाराष्ट्र के हैं, तो पूरे देश की स्थिति यही है। और अब भी ये बात नहीं आ रहे हैं, ये जो मदद के जो हाथ बढ़ा रहे हैं उसके पीछे की इनकी मंशा जरा देखिए। कोई अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल कर रहा है, कोई अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल कर, तो ये लोगों की मंशा सर ईमानदारी से सेवा करने की नहीं है। अगर ईमानदारी से सेवा करने की होती साहब, तो क्या ये गलती करते? क्या ये इतने मूर्ख हैं कि और लाखों की स्थितियां शायद इतनी खराब लगाते ये? बिल्कुल, और शायद इतनी स्थितियां खराब नहीं होती जितनी की आज हुई हैं। फिलहाल राजेश, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संपादक राजेश जो अधिक जानकारी दे रहे थे।